हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो लास्ट क्लासेस में जैसे हमने देखा था, सामान्य जो डेप्थ गेज होते हैं, ऑर्डिनरी डेप्थ गेज, उसके बारे देखा था, उसके फीचर्स देखे थे, कहाँ यूज होते हैं उसका देखा था। फिर मार्किंग मीडिया का देखा था, जो मार्किंग मीडिया होते हैं अलग अलग, उसके बारे देखा था। ठीक है, जो यूज़ हैं उसके। उसके बाद आपका सरफेस प्लेट के बारे देखा था। सरफेस प्लेट में भी आपके अलग अलग यूज़ देखे थे, टाइप देखे थे उसके, कहाँ पे और मटेरियल देखा था। फिर उसके बाद एंगल प्लेट का देखा था, तो एंगल प्लेट के बारे में हमने जाना है। एंगल प्लेट का जो यूज़ है वो किस लिए होता है, फिर वो कौन से मटेरियल की बनी होती है, कहाँ पे यूज होता है। हमने उसके टाइप देखे, जिसमें सॉलिड टाइप का देखा, स्लॉटेड टाइप का देखा, बॉक्स टाइप का देखा, स्विवल टाइप का देखा। फिर पैरेलल ब्लॉक्स देखे हमने। पैरेलल बैक ब्लॉक्स में हमने दो तरह के देखे हैं, जो समांतर ब्लॉक्स होते हैं उनमें दो तरह के देखे हैं। एक सॉलिड टाइप का था, एक दूसरा जो था एडजस्टेबल था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज जो हमारा है बेसिकली बेसिक फिटिंग का ही है। जो धातुओं के भौतिक और यांत्रिक गुण होते हैं उनके बारे जानेंगे। तो फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जो मेटल के फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें जैसे रंग का हो गया, उसके बाद संरचना जो होती है उसकी अलग अलग होती है। उसके बाद जैसे डक्टिलिटी होती है, हार्डनेस होती है। तो ये किस में आते हैं, फिजिकल में आते हैं, मैकेनिकल में आते हैं, मतलब जो भौतिक में आते हैं, यांत्रिक में आते हैं। फिर उनके बारे जानेंगे, जो डक्टिलिटी होने से क्या होती है, या फिर रंग और कलर किस प्रकार का होता है, उससे आप पहचान कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं अलग अलग। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी जैसे धातु के प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग गुण होते हैं। जिसमें से क्या होता है, हमने देख लिया इसमें कि एक फिजिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है, जिसमें भौतिक या यांत्रिक बोलते हैं। ठीक है, एक भौतिक हो गया और दूसरा जो है यांत्रिक हो गया। तो जैसे विभिन्न धातुओं का क्या होता है, आवेदन के आधार पर क्या होता है, उसका चयन किया जाता है। जैसे हम भौतिक गुण में देखते हैं, धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपका रंग हो गया, कलर, ठीक है, कलर हो गया। उसके बाद संरचना हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद चुंबकीय संपत्ति हो गई, तो मैग्नेटिक वो हो गया। ठीक है, मैग्नेटिज्म जो होता है। फिर उसके बाद वजन हो गया या विशिष्ट गुरुत्व हो गया, तो वेट या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। फिर चालकता हो गया, कंडक्टिविटी। और छठा नंबर है व्यवहारता, उसका जो उसका व्यवहार होता है वो कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका भौतिक गुण है उसमें 6 प्रकार दिए हुए हैं, जिसमें रंग हो गया, संरचना हो गया, चुंबकीय संपत्ति हो गई, वजन और विशिष्ट गुरुत्व हो गया, फिर चालकता हो गई, और व्यवहार्यता हो गया। तो कोई भी जो मटेरियल होती है उसको क्या करते हैं ना हम, जो उसके जो भौतिक गुण होते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे रंग दिया है तो हम जानेंगे कि इसका एक भौतिक गुण है। किसी मेटल की जैसे चालकता से हम पता कर सकते हैं कि इसकी ये, जैसे पूछा जाता है, सवाल भी पूछा जाता है, चालकता जो है कौन से प्रॉपर्टी, मतलब कौन सी विशेषता में आता है। ठीक है, जो गुण है कौन से गुण पे आता है, तो आप उसको कर सकते हो कि भौतिक गुण में आता है। तो इस तरह से भौतिक गुण में जो होते हैं 6 प्रकार हैं, जिसमें रंग हो गया, संरचना, चुंबकीय संपत्ति, वजन, विशिष्ट और गुरुत्व, चालकता हो गया और व्यवहारता हो गया। ठीक है, एक एक करके सबको जानते हैं। तो रंग में क्या होता है, तो जो अलग अलग धातु होते हैं उनके रंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ले लो, तांबा जो होता है एक विशिष्ट लाल रंग का होता है। तांबा में जो कलर होता है एक अलग तरह का लाल रंग मिलता है, मतलब विशिष्ट स्पेसिफिक के जो रेड होता है वो मिलता है। ठीक है, उसके बाद माइल्ड स्टील ब्लू ब्लैक सीन का होता है। माइल्ड स्टील जो होता है वो ब्लू या ब्लैक सीन का होता है। इस तरह से हर एक मेटल पे जाओगे तो उस पर अलग मिलेगा। जैसे आप आए माइल्ड स्टील का दे दिया, ठीक है, वही आप एलुमिनियम में चले जाओगे तो एलुमिनियम का कलर आपको जो मिलेगा वो वाइटिश मिलेगा। ठीक है, वहीं उसके बाद आप दूसरा मेटल ले लो, टाइटेनियम ले लो या फिर प्लेटिनम ले लो। प्लेटिनम भी आपको वाइट में मिलता है। गोल्ड, जैसे गोल्ड चले जाओ तो गोल्ड आपको थोड़ा येलो येलो में, पूरा येलो ही लगभग रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कलर धातुओं के कलर होते हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं कि ये इसका भौतिक गुण है। ठीक है, वजन में आते हैं तो हर एक, आप जैसे क्या वजन के क्या होता है, जितने जो मेटल होते हैं उसके जो प्रॉपर्टीज में उसके जो एटम्स होते हैं जितने पास रहेंगे उसकी मजबूती भी और उसके वेट में भी डिफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और जितने दूर दूर होते जाएंगे वो उतना हल्का होते जाता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है धातुओं के वजन के आधार पर भी भिन्न होती है। जैसे एक धातु ले लो एलुमिनियम, वो क्या होती है, बहुत ही हल्की होती है और उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो 2.8 होता है। वहीं एक धातु जैसे सीसा हो गया जो है वो भारी धातु होती है,
और उसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो 9 होता है। सवाल में ये भी कभी कभी पूछता है, वेट तो देख लिया हमने कि जो एल्यूमिनियम होता है लाइट मतलब हल्की धातु है, साथ में इसका जो विशिष्ट गुरुत्व पूछता है वो 2.8 होता है। ठीक है, और जैसे शीशा हो गया वो भारी धातु है तो उसका जो गुरुत्व होता है विशिष्ट गुरुत्व वो 9 होता है। आगे जैसे देखते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे, जो तीसरा है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, संरचना जो है जैसे फिगर 1 और फिगर 2 में दिया गया है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे रॉट आयरन में देखोगे तो ये क्या दिख रहे हैं, थोड़ा पास पास दिख रहे हैं। ठीक है, यही आप देखोगे कास्ट आयरन में ये थोड़ा दूर दूर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा है आमतौर पर धातु उनके आंतरिक सूक्ष्म संरचना द्वारा भी विभेदित किया जा सकता है। जैसे गाढ़ा लोहा हो गया, एल्यूमिनियम जैसे धातु में रेशेदार संरचना होगी, जैसे ये हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें रेशेदार, वही कांस्य जैसे धातुओं में क्या होगी, दानेदार संरचना होगी। तो जो हल्की धातुएं होती है उसमें क्या होती है, थोड़ी दूर दूर क्या होता है, तो उसमें क्या संरचना फटाफटा दिखेगा, पास नहीं रहेंगे तो जिसके कारण वो लाइटेस्ट भी होती है। वहीं कांसा में जाओगे तो इसके कंपैरिजन एल्यूमिनियम के कंपैरिजन थोड़ी सी वो भारी मिलेगी, उतना ही मेटल ले लो आप। ठीक है, जैसे इसमें दो दे रखा है, एक कास्ट आयरन का है, एक कास्ट आयरन का है, एक आपका रोट आयरन का है। ठीक है, ये रोट आयरन का है, ये कास्ट आयरन का है। तो इसमें आपको डिफेक्ट दिख रहा है, एक की संरचना में देखोगे तो ये क्या है, जालीदार थोड़ा दिख रहा है, ये कम जालीदार दिख रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसमें डिफेक्ट जो विशिष्ट मतलब इंटरनल जो इनकी स्ट्रक्चर होता है उसमें भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। उसके बाद होती है चालकता। तो हर एक मेटल में क्या होता है, कुछ ना कुछ चालकता होता है। ठीक है, तो जैसे उसमें तापी चालकता और विद्युत चालकता दोनों होती है। ठीक है, तो अब तापी चालकता में क्या होता है कि कोई भी जो मेटल होता है वो कितना गर्मी को सह सकता है, और साथ ही जो बिजली का संचालन करने में क्षमता का वो कितना उसको लेके जा सकता है, उसके हिसाब से कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अलग अलग, जैसे हम तापी चालकता जो होती है वो तापी चालकता, और विद्युत चालकता जो होती है एक सामग्री की गर्मी और बिजली का संचालन करने का क्षमता का माप है। तो चालकता जो होता है टेम्परेचर का है। ठीक है, तापी चालकता, और वहीं विद्युत का जो क्या होता है बिजली का चालन संचालन करने में क्षमता का माप है। वही देखते हैं चालकता जो होती है धातु से धातु में भिन्न होगी। जो भी अलग अलग मेटल्स पाए जाएंगे उनमें जो चालकता होगी, कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होगी, उनमें आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम जो है गर्मी और बिजली के अच्छे संवाहक है, लेकिन इसमें भी आप जब जाओगे इसकी कंडक्टिविटी में तो आपको कॉपर में अच्छी कंडक्टिविटी मिलेगी, एल्यूमिनियम में कम मिलेगी। आगे चलते हैं चौथे नंबर पे, जो है चौथे नंबर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जो क्या होता है किसी भी मेटल में जैसे लेते हैं, किसी किसी मेटल में क्या होता है बहुत अच्छा, मतलब एक ऐसा गुण है मैग्नेटिक बेसिकली क्या है कि कोई भी एक धातु दूसरे धातु को अपने ओर आकर्षित जो करता है ना, उस गुण को जो कहते हैं वही होता है चुंबकीय गुण। इसमें जैसे लिखा हुआ है चुंबकीय गुण में किसी धातु को चुंबक द्वारा आकर्षित करने पर चुंबकीय गुण कहा जाता है। तो जो भी धातु है जैसे वो जैसे मैग्नेटिक होता है, क्या होता है कोबाल्ट का बनाया जाता है, निकल कोबाल्ट होता है, वो जो उसके सॉफ्ट मेटल होते हैं ना उससे बनाया जाता है। तो बेसिकली इसमें जैसे क्या होता है कि एक वो है जो मैग्नेट है वो किसी मेटल को अपने ओर खींच रहा है। तो जो खींचने का जो एक दूसरे के बीच में जो एक फोर्स लग रहा है, एक मतलब अट्रैक्शन का पास लाने का, वो जो गुण है फिजिकल गुण है वही है उसका, उसको बोलते हैं चुंबकीय गुण। ठीक है, तो यही कहा हुआ है इसमें कि जो आपने आकर्षित करने के पर जो है वो चुंबकीय गुण कहलाता है। जैसे कुछ प्रकार के स्टेनलेस स्टील को छोड़कर, तो कुछ टाइप के जो स्टेनलेस स्टील हैं उसको छोड़कर सभी बाकी सभी जो लौह धातुएं हैं चुंबक द्वारा आकर्षित की जाती है। तो स्टेनलेस स्टील कुछ एक दो प्रकार के हैं जो मतलब आपका चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, बाकी सारे लगभग जो भी लौह धातुएं हैं वो सारी आकर्षित होती है लौह की ओर। ठीक है, वहीं सभी अलौह धातुएं जो होती हैं वो मिश्रित धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होंगे। तो जो भी अलौह धातु हैं, और जैसे आपका कॉपर ले लो या गोल्ड ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये क्या होते हैं ना, ये आकर्षित नहीं होते हैं मैग्नेट से। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल आपके आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड किस बेस पे करते हैं वो उसका अलग है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी की पार्ट है तो उसको उतना नहीं देखते हैं, हमारा जो पूछा है उसके हिसाब से देखते हैं। और जो भी अलॉय होंगे जैसे मिश्र धातु जो होंगे वो भी धातु जो चुंबक द्वारा क्या होते हैं आकर्षित नहीं होते हैं।
उसके बाद देखते हैं हम फ्यूजिबिलिटी, ठीक है, जो व्यवहार्यता है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्यूजिबिलिटी बेसिकली क्या होता है, जैसे हम किसी भी मेटल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है वो पिघलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो गर्म करा तुरंत से पिघल जाएगा, उसका एक टाइम होगा, ठीक है। उस एक तापमान में आने के बाद वो उस आकार में परिवर्तन करेगा, ठीक है। तो वो जो आकार में परिवर्तन करता है वही उसकी फ्यूजिबिलिटी होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यह धातु का वह गुण है जिसके कारण वह गर्म करने पर पिघल जाता है। तो ये एक गुण है धातु का, जो गर्म करने पर धातु जो होता है पिघल जाता है। कई सामग्री जो ऐसे भी हैं जैसे विभिन्न तापमानों पर या ठोस में तरल आकार में परिवर्तन के अधीन है। जैसे टीन का गलनांक दे रखा है 232 डिग्री सेल्सियस और टंगस्टन का दे रखा है 3370 डिग्री। ये चीज़ें आपको बुक में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। कहीं पे 3370, कहीं पे आपको 3200 से 3600 मिलेगा, ठीक है। कहीं पे आपको 3300 डायरेक्ट मिलेगा, कहीं पे आपको 3300 से 3600 मिलता है। ऐसे अलग अलग मिलता है, लेकिन आप याद रखो 3300 से मतलब कहीं पे आपको 3200, तो 3200 से 3000 से ऊपर ही रखो, ठीक है। टंगस्टन जो होता है 3000 से ऊपर ही होता है। इसमें दे रखा है 3370 और टीन का दे रखा है 232 डिग्री। वहाँ पे क्या होते हैं, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये इधर से गैस छोड़ रहा है, ये एक मेटल है, और इधर से गैस छोड़ रहा है, तो उतना हीट होने के बाद ये क्या कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में गिरता जा रहा है। फ्यूज होने के बाद ये गिरता जा रहा है। उसके बाद जो है एक और है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि कोई भी जैसे धातु होता है तो उसका वजन जो होता है पानी के बराबर आयतन के बीच में जो होता है उसका अनुपात जो होता है वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो इसमें जैसे लिख रखा है, यह धातु के वजन और पानी के बराबर आयतन के वजन के बीच का अनुपात है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप क्या करोगे, मेटल का वेट ऑफ मेटल हो गया, वेट ऑफ मेटल और पानी के बराबर के आयतन के, मतलब डेंसिटी हो गया आपका, वॉल्यूम ले लो तो वाटर हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसके बीच का जो अनुपात होता है वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है वाटर का, तो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है उसका, जैसे वो रिलेटिव डेंसिटी पूछा जाता है कभी कभी पानी का, तो वो 4 डिग्री पे होता है जो मैक्सिमम होता है। हमने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो भौतिक गुण है उसको देख लिया। अब देखते हैं हम जो उसके मैकेनिकल होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो बेसिकली मैकेनिकल होता है यांत्रिक विशेषताएं, उसमें आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, जिसमें 7 तरह के दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जैसे दिया हुआ है लचीलापन, ठीक है। लचीलापन बेसिकली होता है, इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। दृढ़ता हो गया, कठोरता हो गया, ठीक है। उसके नाम नमनीयता हो गया, सॉफ्ट वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद तप हो गया, फिर उसके बाद कठोरता हो गया, फिर आपका लोच हो गया, फिर पंगुरता हो गया, ठीक है। तो ये आपका ब्रिटलनेस होता है, ये आपका हार्डनेस होता है, ये एक आपका टफनेस हो जाएगा, ठीक है। तो सबको देखते हैं एक एक करके, ठीक है। जैसे लचीलापन हो गया तो उसको देखते हैं। लचीलापन जो बेसिकली होता है और उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। फिगर 4 में जैसे दिया हुआ है, ये आपका है फिगर 4, ठीक है। तो तन्यता क्या होता है कि कोई भी मतलब बिना टूटे हुए उसको तनाव का मतलब उसमें डालकर, जैसे उसको बिना टूटे हुए तनाव के कारण वो फैलता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है उसको किसी और चीज़ में, जैसे तन्य धातु जो होती है मजबूत होती है और प्लास्टिक भी होती है, तो उसमें क्या होता है हम किसी फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो फैलता है, ठीक है। और यही प्रॉपर्टीज़ के कारण क्या होता है, इसका जो यूज़ होता है वो तार बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। एक धातु को तन्य कहा जाता है जब इसे बिना टूटे तनाव में निकाला जा सकता है, मतलब बिना टूटे हुए तनाव में निकाला जा सकता है। जैसे वायर ड्राइंग जो है इसके सफल संचालन के लिए लचीलापन पर निर्भर करता है। तो वायर जो होते हैं, वायर का जो वायर ड्राइंग होता है वही आपका इसके संचालन के लिए लचीलापन जो होता है इसका उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी जो होती है, डक्टिलिटी जो होती है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। वहीं एक तन्य धातु जो होती है मजबूत, और जो भी तन्य धातु होगी मजबूत होगी, साथ ही प्लास्टिक दोनों होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली मजबूत है और प्लास्टिक नहीं है तो फिर वो टूट जाएगी। प्लास्टिक एक प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी करके, ठीक है, तो वो भी होनी चाहिए। जैसे कॉपर और एलुमिनियम जो है ये तन्य धातुओं के जो हैं अच्छे उदाहरण हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है ये आपका डाई है और ये मेटल
जो है बीइंग ड्रॉन। तो ये इधर देखो, इसकी मोटाई अलग थी, यहाँ से इसकी मोटाई अलग थी, पर इसमें डाई में डालने के बाद क्या हुआ, इसको एक शेप मिल गया, तो ये ऐसे फैलते जा रहा है और ये इधर आते जा रहा है। ठीक है, इसकी साइज़ जो है वो घट गई। वो क्या, किस कारण घट गई, वो प्लास्टिक हो रहा है उसके कारण घट रही है। ठीक है, अब प्लास्टिक प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो मेटल पार ही नहीं होगा उस डाई पे। ठीक है, पीछे से प्रेस करते जाएगा, ऊपर आगे से घूमता जाएगा। उसके बाद देखते हैं लचीलापन। तो लचीलापन बेसिकली होता है वो मेलेबिलिटी होता है। तो मेलेबिलिटी के कारण ही क्या होता है, धातुओं को जो सीट के रूप में या चदरा के रूप में जो है बनाने का, हैमरिंग करके उसको बनाने का, या फिर किसी और रोलिंग करके जो है उसको बनाया जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मेलेबिलिटी। तो इसमें जैसे दिया हुआ है उसको देखते हैं। लचीलापन क्या होता है, अपने आकार और प्रकार बदलने के लिए हथौड़े या रोलिंग आदि द्वारा बिना टूटे सभी दिशाओं में स्थायी रूप से फैलने की संपत्ति है। तो मेलेबिलिटी यहाँ पे इसके दिया हुआ है कि हथौड़ा करके या फिर रोलिंग करके इसको किसी भी दिशा में बिना टूटे हुए स्थायी रूप से फैलने की जो संपत्ति होती है वो उसकी मेलेबिलिटी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, शीशा जो होता है सबसे एक निंदनीय धातु है, बहुत ही निंदनीय धातु है। तो मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी जो है शीशा में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ऐसे जनरल देखोगे ना ये फॉर्म में, तो ये तो दे रखा है। बाकी आपका गोल्ड जो होता है डक्टाइल भी बहुत ज़्यादा होता है और मेलेबल भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो होता है मेलेबल और डक्टाइल जो होता है। हाँ, लचीलापन और दूसरा क्या है, लचीलापन तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो होती है सबसे ज़्यादा गोल्ड में होती है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे है, ठीक है, फिगर 5 में दे रखा है, फिगर 5 किसका है, 5 और 6 में। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका रिवेट है, तो इसको क्या कर रहा है, हेड से मार के ये क्या कर रहा है, 6 में देखो ये पूरा पूरा चिपका दिया। तो हम क्या करते हैं, इसमें हैमरिंग जितना करोगे वो फैलेगा, बिना टूटे हुए वो फैलता है। तो ये मेलेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसके कारण ऐसा होता है। आगे देखते हैं जो हार्डनेस होती है। तो हार्डनेस बेसिकली जो होती है ये कठोरता होती है, जो किसी भी धातु में क्या होता है, स्क्रैचिंग और घर्षण के कारण, घर्षण को जो है सहने की क्षमता होती है, और साथ ही दूसरे और जो मेटल होती है उसको काटने के लिए, इसका काटने के लिए उसमें ये हार्डनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें जो दिया हुआ है, कठोरता जो है एक धातु की स्क्रैचिंग, पहनने, घर्षण और सहन करने की क्षमता का एक उपाय है। इसमें भी वही दिया हुआ है कि स्क्रैचिंग या वह घर्षण, पहनने और सहन करने की जो क्षमता होती है वो होती है आपका हार्डनेस। जैसे इसमें देखो हार्ड स्टील वॉल है, ठीक है, इसमें डीप है। इसमें देखोगे ये क्या है, हार्ड प्रॉपर्टीज है, कांस्टेंट लोड है दोनों जगह पे, लेकिन इसमें सैलो दे रखा है, इसमें बहुत ही कम है। लेकिन इसमें देखोगे ये जैसे एक हो जाएगा हार्ड मटेरियल, एक होता है सॉफ्ट मटेरियल, तो उसमें जैसे हार्ड स्टील का दोनों है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें चला दिया तो इतना में अंदर घुस गया। यहीं इसमें देख रहे हो तो ये आपका ज़्यादा डीप हो गया। तो उसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन अगला यदि सॉफ्ट मटेरियल होता है तो उसको घिस देगा, ठीक है, या काट देगा। आगे देखते हैं ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस की एक प्रॉपर्टी होती है। ब्रिटलनेस के कारण क्या होता है कि कोई भी मेटल को होती है कि उसमें अचानक जब आप शॉक देते हो ना तो वो टूट जाती है, बिखर जाती है। जो विकृति, स्थायी विकृति होने नहीं देता। मतलब क्या होता है कि उसमें ऐसे नहीं है कि फैलेगा या फिर स्ट्रैच होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस ब्रिटलनेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, सीधा आप उस पर स्ट्राइकिंग करते हो, हैमरिंग करते हो तो वो सीधा टूट जाता है। तो उसका सबसे अच्छा तो उदाहरण है वो कास्ट आयरन होता है। ठीक है, इसमें जैसे लिखा हुआ है, भंगुरता धातु का वह गुण है जो टूटने से पहले कोई भी, मतलब टूटने से पहले कोई भी किसी भी प्रकार की जो है विकृति नहीं होने देता है। विकृति बेसिकली क्रैक्स है, क्रैक्स नहीं होने देता है। ये कच्चा लोहा एक भंगुर धातु का एक उदाहरण, जो कास्ट आयरन है वो भंगुर धातु का उदाहरण है। और ये सदमे या प्रभाव के तहत झुकने के बजाय टूट टूट जाता है। ठीक है, तो सदमा या प्रभाव के तहत मतलब झुकने के बजाय क्या होता है, वो टूट जाता है, जैसे इसमें दिया हुआ है फिगर 8 में। ठीक है, ये एक प्लेट थी, पूरा ऐसे प्लेट थी। ठीक है, ये बेंच वाइस में लगा दिया, क्योंकि बेंच वाइस ये भी होता है आपका कास्ट आयरन का। ठीक है, लेकिन ये बंधा हुआ है, इसमें इम्पैक्ट थोड़ा सा स्पेस है जिसके कारण वो बच गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। ये कास्ट आयरन हो गया, ब्रेक इम्पैक्ट और इम्पैक्ट। ये कास्ट आयरन हो गया, अब इसको क्या करा, इधर से इम्पैक्ट करा, नीचे से बंधा हुआ है ये, तो ये बीच में से ये टूट के अलग हो गया। ठीक है, ये जो है ऐसे था,
इधर बांध दिया और इधर जब स्ट्राइक करा तो ये पार्ट अलग हो गया, टूट गया। ठीक है, आगे देखते हैं टफनेस। तो टफनेस क्या होता है कि मतलब भंगुरता में क्या होता है कि वो टूट जाता है। वही टफनेस में जब आओगे तो आपका भंगुरता के जस्ट अपोजिट होता है, वो टूट जाता है, ये टूटता नहीं है। ये टूटता नहीं है, ये क्या करता है, जो आघात मतलब स्ट्राइकिंग करेंगे, हैमरिंग करेंगे, तो उस चीज़ को सहने की जो इसके पास क्षमता होती है वो होती है टफनेस के कारण। ठीक है, तो क्या लिखा है, कठोरता किसी धातु का वह गुण है जो आघात या प्रभाव को सह सकता है। ठीक है, क्रूरता भंगुरता के विपरीत होता है। गड़ा लोहा कठोर धातु का उदाहरण है। जो रोट आयरन है वो टफनेस का, टफ मटेरियल का जो है उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं टेनेसिटी। तो टेनेसिटी हो गया, टेनेसिटी में देखते हैं तो किसी भी दृढ़ की जो, तो टेनेसिटी देखते हैं। तो टेनेसिटी बेसिकली क्या होता है कि जो भी बिना टूटे हुए तन्य बलों का प्रभाव को क्या आता है, विरोध करता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका क्षमता है, तन्य बलों का जो विरोध करके उसकी क्षमता होती है। ठीक है, और उसकी दृढ़ता को बनाए रखता है। तो टेनेसिटी बेसिकली सिंपल है कि जो भी होती है एक धातु जो होती है बिना टूटे हुए तन्य बलों का जो प्रभाव का जो है वो विरोध करता है। ठीक है, जैसे आपका माइल्ड स्टील हो गया, गाढ़ा लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये दृढ़ धातुओं के जो है उदाहरण है। ठीक है, अभी इसमें लिखा हुआ है किसी धातु की दृढ़ता जो है बिना टूटे तन्य बलों के प्रभाव का विरोध करने की उसकी जो क्षमता होती है उसको टेनेसिटी बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए माइल्ड स्टील हो गया, गाढ़ा लोहा हो गया, तांबा हो गया, जो है ये सारे दृढ़ धातु हैं। आगे जैसे देखते हैं हम, इसमें जैसे दे रखा है फिगर 9 में। ठीक है, ये जो है ये फिगर 9 ये जो है हार्डनेस का है। ठीक है, इसमें जैसे ये हार्ड मटेरियल है और ये सॉफ्ट मटेरियल है कंपैरिजन टू चीजल के, जिसके कारण इस मटेरियल को ये इसके द्वारा काटा जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला। तो टेनेसिटी वाला जो है वो ये हो गया 10 नंबर का, जैसे वो दृढ़ धातु का हो गया। ठीक है, तो ये बीम हो गया, ये राउंड अंडर लोड हो गया, ये लोड हो गया, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का है। उसके बाद देखते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि कोई भी हम उसमें एक बल अप्लाई करते हैं तो कुछ समय के लिए जब तक बल उस पर अप्लाई रहता है तब तक वो फैली रहती है, ऐसा मान लो। ठीक है, जैसे वो किसी बल को हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो फैलता है मान के चलो। फिर उसके बाद जैसे उससे हम बल को हटा देते हैं तो तुरंत वो अपनी क्या है, मूल अवस्था में आ जाता है। तो ये जो आने की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इलास्टिसिटी होती है, वही आपकी प्रत्यास्थता होता है। इसमें जैसे दिया हुआ है किसी धातु को लोच लागू बल जारी होने के बाद अपने मूल आकार में लौटने की उसकी शक्ति है। इसमें वही दिया हुआ है कि कोई भी हम जैसे अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है, वो फैलता है। फैलता मीन्स क्या है, वो अपना जगह परिवर्तन करता है। ठीक है, और उसको फिर जैसे ही हटा देते हैं हम तो वापसी अपने जगह पे आ जाता है, मूल आकार में आ जाता है। जैसे स्प्रिंग जो है उसका सबसे उचित भाग है। वहीं क्या होता है इन चीज़ों में क्या है, गर्मी के कारण ये चीज़ें जो होती है, इसमें जैसे दिया हुआ उचित रूप से गर्मी से उपसंचरित वसंत लोच का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसके बारे कहा है, स्प्रिंग के बारे। ठीक है, तो स्प्रिंग में क्या होता है, जैसे आप फोर्स अप्लाई किया हुआ है इस पर, जैसे देखोगे ये फिगर पूछा जाता है ये किसका है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का है। ये फिगर पूछा जाता है ये किसका है, तो आपका ब्रिटलनेस का है। इसमें देखोगे कि क्या है, ये पहले ये नॉर्मल ऐसे था। ठीक है, जब ये फोर्स अप्लाई किया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, इसमें जो फोर्स अप्लाई किया है तो यहाँ पे है। जैसे ये फोर्स, ये पोजीशन अंडर लोड हो गया। ठीक है, लोड दिया हुआ है तो उस केस में यहाँ पे आ गया। जैसे ही इसमें वापसी रिलीज कर देगा जो इसका लोड लगा है तो फिर से ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये जैसे स्प्रिंग दे रखा है। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसके बारे में देखते हैं। ये धातु के, अभी तो इसके बारे में पढ़ लिया था। ये धातु का वजन और पानी के बराबर आयतन के जो बीच का जो अनुपात होता है वही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। आप आगे देखते हैं जो मेटल कटिंग सो जो है, धातु काटने वाली जो आरी होती हैं उसके बारे में देखते हैं हम।
तो अलग अलग प्रकार की जो आरियाँ होती है हम उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली जो मेटल काटने के लिए उपयोग में लाई जाती है उसमें से, ठीक है, उसके अलग अलग प्रकार को जानेंगे। फिर उसके लाभ और हानि को जानेंगे। जो विभिन्न प्रकार के जो होते हैं उनके बारे में विशेषताओं को भी जानेंगे, ठीक है। मशीन से देखते समय उसमें जो सावधानियाँ लेनी है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है तो पावर वाली आरी हो गई, क्षैतिज बैंड हो गई, वृत्तीय आरी हो गई और समोच्च आरी हो गई। तो बेसिकली एक पावर शो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक सर्कुलर हो जाएगा और एक कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं सबको। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ उद्योग में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो धातु होती है उसको काटने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आरी आरी बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले जो अलग अलग प्रकार के हैं उसमें पावर वाली आरी हो गई, क्षैतिज बैंड वाली और वृत्तीय आरी और एक समोच्च आरी। तो 4 प्रकार के आरी दिए हुए हैं, जिसमें ये आपका पावर आरी। आपने यदि ITI में करा हो, ITI में हो या फिर अभी ITI पास आउट हो तो हो सकता है आपने इस तरह को जो है पावर शो को देखा होगा, ठीक है। ये जैसे है ये पावर शो है, ठीक है। इसमें एक एक पार्ट के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये सवाल में पूछे जाते हैं। ये क्या होता है, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला धातु काटने वाला आरी है और इसके संबंधित जो भी दिए हुए हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला है, ठीक है। तो इसका हम एक एक पार्ट के बारे में जानते हैं क्योंकि इससे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये जो है ये आपका मोटर हो गया, ये आपका फ्रेम हो गया। जनरल आपका 100 ब्लेड फ्रेम होता है, इसी तरह ये भी फ्रेम है। ये आपका ब्लेड हो जाएगा, ठीक है, इधर दे रखा है 100 ब्लेड, ठीक है। उसके बाद आपका ये वर्क पीस हो जाएगा और ये जो है वाइस हो जाएगा जिससे इसको पकड़ रखा है और ये वाइस का हैंडल है। इसके बारे में पूछा जाता है। ये पांचों चीज़ें आप याद करोगे, ठीक है। ये मोटर हो गया, ये फ्रेम हो गया, ये ब्लेड हो गया, ये जॉब हो गया और ये आपका वाइस हो गया। उसके बाद आते हैं हम जो क्षैतिज बैंड आ रही है उसके बारे, तो हॉरिजॉन्टल बैंड्स हो है उसके बारे में। इसके बारे में आपके पास सवाल बहुत सारे आते हैं। इसके बारे इसका नाम पूछा जाता है सीधा, ठीक है। उसके बाद ये जैसे हो गया स्टेप पुली है, फिर आपका ये फ्रेम हो जाएगा इसका, ये मोटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये आ रही है इसकी, उसके बाद ये वाइस हो गया, फिर उसके बाद रोलर गाइड ब्रैकेट हो गया। इसके बारे में जैसे देखा हमने तो ये इसका मोटर हो गया, ये ब्लेड हो जाएगा, ये क्लैंप करा हुआ है इसको, ठीक है। जो जॉब यहाँ पे रहेगा ये आपका इधर से क्लैंप है, इधर से क्लैंप करा हुआ है, ये आपका ओरिजेंटल है, ठीक है। जो इसके बीच में दांत है ये शो है, ठीक है। जैसे ये दांत लिखा हुआ है, ये नीचे इसमें लिखा हुआ है, इस पर एक आरा फ्रेम होता है, ये आरा फ्रेम हो जाएगा जिस पर एक मोटर लगी होती है, ये मोटर लगा हुआ है। और ये स्टेप पुली हो गया, फिर ये आपका फ्रेम हो गया, ये वाइस हो गया, ठीक है, जिस पे ये बंधा हुआ है, ठीक है। थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको। ये नीचे देखोगे ये आपका नीचे वाला पोर्शन जो है इधर से लॉक करने का है, वो वाइस है जहाँ पे जॉब लगेगा, फिर ये काटने के लिए यूज़ करेगा। ये आपके सी क्लैंप हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये रोलर गाइड हो जाएंगे, ये जैसे दे रखा है ना, ये वाला और ये वाला नीचे से रोलर गाइड है, ऊपर से क्लैंप कर रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इसमें जो दिया हुआ है 2 चरखी पहिए हैं, 2 जो है चरखी पहिए हैं, मतलब आपका स्टेप पुली वाला है, ठीक है। जिस पर एक अंतहीन बैंड शो गुजरता है, जिस पे जो है एक अंतहीन जो होता है बैंड शो गुजरता है, जिसका एंड नहीं होता है तो वो सर्कुलर होता है, ठीक है। मोटर पर स्टेप्ड पुली के माध्यम से गति भिन्नता प्राप्त की जाती है। जो स्टेप पुली होता है उसको आप उसमें क्या होता है अलग अलग स्पीड में चला सकते हो। आप छोटा लगा दो तो उसमें स्पीड बढ़ जाएगी, वही आप उसका साइज पुली का बढ़ा दो तो उसकी स्पीड RPM जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। वही रोलर गाइड और ब्रैकेट जो है काटने के क्षेत्र में ब्लेड की कठोरता को प्रदान करते हैं और काटने के दौरान ब्लेड को भटकने से रोकते हैं। तो बेसिकली उसको क्या करता है रोलर गाइड, काटने में क्या होता है कठोरता मतलब दृढ़ता प्रदान करते, कठोरता प्रदान करता है। साथ ही जैसे क्या होता है मतलब उसमें गाइड करने का काम करता है। इसमें कह रहा है ना भटकने से भी रोकता है, तो बेसिकली गाइड करने का काम करता है ब्लेड को, जिससे क्या होगा जो आपको आसानी से काटने में आसान होगा। समायोजन हैंडल का उपयोग जो है ब्लेड का जो तनाव होता है उसको बनाए रखा जाता है। इस उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है कि वो तनाव को बनाए रखें, ठीक है। समायोजन जो हैंडल है इसमें जैसे देखोगे समायोजन हैंडल किधर है, ये दोनों हो गए, ठीक है। आगे क्या है, जो धातु स्टॉक रखने के लिए एक वाइस प्रदान किया जाता है। नीचे से जो वाइस था ये आप देखोगे इसमें ये वाइस है, ठीक है।
ये वाला जो पोर्शन है ये आपका वॉइस हो जाएगा, ठीक है। वॉइस कोणीय काटने के लिए समायोज्य है। अब इसमें क्या है, समय मतलब कोणीय काट के लिए भी जो है ये समायोज्य किया रहता है, समायोज्य किया रहता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब भी आप कोणीय एंगल कट भी करना चाहते हो तो वो धातु स्टॉक को आराम से पकड़ के रखेगा, फिर उससे सेट करके आप काट सकते हो। इस मशीन में क्या होता है, निरंतर काटने की क्षमता का लाभ है। ये क्या होता है, रेगुलरली चल सकता है, उससे हम क्या होते हैं मेटल को काटने का काम कर सकते हैं। और ये पावर आरा जो होता है उसकी तुलना में बहुत तेज़ है। जैसे पावर आरा की जो आरपीएम होती है उसके कंपैरिजन जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल बैंड्स हो, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू पावर सो, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है या ध्यान दिया जा सकता है कि हर वैकल्पिक स्ट्रोक में केवल बिजली की कटौती होती है। तो जितने भी वैकल्पिक स्ट्रोक आएंगे उसमें बिजली की जो होती है वो कटौती होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरे नंबर का जो है वो सर्कुलर है। सर्कुलर शो है, वृत्तीय आरी है, ठीक है। इस प्रकार की आरी जो होती है, अगर मशीन जो होती है कटिंग मशीन का उपयोग तब किया जाता है जब जो होता है एक बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन होता है और उसको आरी में निरंतर काटने की क्रिया होती है, ठीक है। तो सर्कुलर का क्या होता है, जो बड़ा क्रॉस सेक्शन वाला जॉब होता है ना उसको उसमें यूज़ किया जाता है। जो आपका सर्कुलर शो है, वृत्तीय आरी है, वहाँ पे निरंतर के जो काटने की क्रिया है उसके लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसका जो उत्पादन होता है काफ़ी किफ़ायती है, और जहाँ भारी धातु खंडों का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ भी भारी धातु खंड या बड़े क्रॉस सेक्शन के होते हैं वहाँ पे सर्कुलर आरी का ही उपयोग किया जाता है। इसमें जो है पार्ट के नाम पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपका जैसे दे रखा है सो ब्लेड है, ये आपका वर्क पीस है। तो ये वर्क पीस है, ये सो ब्लेड है, ठीक है। तो ये आपका घूम घूम के ये काटता जाएगा इसको। उसके बाद ये कंटूर शो हो गया, ठीक है। कंटूर शो में आएगा तो ये आपका कंटूर शो हो जाएगा, ये वाला आपका कंटूर शो है। इसके पार्ट के भी नाम पूछते हैं तो पहले इसके बारे जानते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, एक धातु जो होता है धातु की बैंड आरी ब्लेड का उपयोग करता है। इसमें जो धातु बैंड है उसमें एक ब्लेड आरी का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है समोच्च आरी जो है निरंतर काटने की गति होती है। तो कंटूर शो में क्या होता है, एक जो एक धातु बैंड आरी ब्लेड का उपयोग किया जाता है। तो धातु बैंड आरी का जैसे ये जो दिया हुआ है ये आपका जैसे है, ठीक है। तो इसके अंदर ही है और ये इसका इधर से कटिंग करने का ये जैसे ब्लेड है, तो यहाँ से लगा हुआ है, ये अप डाउन होगा, उससे कटेगा। जैसे इसमें दिखा रखा है ये आपका अप डाउन होता है, उस टाइम कटता है, ठीक है। निरंतर काटने की गति होती है, ठीक है। निरंतर वो मतलब कंटिन्यूसली वो काटने का जो उसमें होती है स्पीड होती है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है धातुओं को अलग अलग प्रोफाइल में काटने के लिए इन मशीनों को। तो बेसिकली जो प्रोफाइल में काटना होता है जॉब्स को, उसके लिए जो यूज़ करते हैं कंटूर सो यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोफाइल में काटने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें वेरिएबल स्पीड की पुली की मदद से काटने में अलग अलग गति प्राप्त होती है। इसमें भी क्या होता है स्टेप्ड वाला या वेरिएबल जो होता है इसमें पुली लगा होता है, जिससे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड जो मिलती है उससे क्या करते हैं अलग अलग स्पीड में करके। जैसे हार्ड मटेरियल आएगा तो उसकी आरपीएम घट जाती है, स्लो करके उसको काटना होता है। सॉफ्ट मटेरियल होती है तो उसमें क्या होता है टूटने के चांसेस कम होते हैं, तो स्पीड बढ़ा दी जाती है, ठीक है, जल्दी कट जाए। ये जैसे फिगर है इसमें अलग अलग पार्ट के नाम है, तो देखते हैं। ये आपका जॉब सेलेक्टर डायल हो गया, यहाँ पे डायल है जॉब सेलेक्टर का, ठीक है। उसके बाद शो गाइड हो गया, ये वाला शो गाइड करता है, जो ब्लेड होता है उसको गाइड करता है। ये आपका उसका टेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये टेबल को टिल्ट करने के अलग अलग, जैसे आप प्रोफाइल करोगे तो उसके लिए टिल्टिंग भी तो एंगल चाहिए तभी तो कर सकते हो। तो टेबल को टिल्ट करने के लिए जो है हैंड व्हील है वो ये है, ठीक है। उसके बाद ये आपका बैंड सेंड जो है बैंड टेंशन इंडिकेटर है, मतलब कितना आपका जो है ये जो है कितना बैंड हो गया उसका आपका इंडिकेटर दिखाएगा, वो डिग्री में दिखाएगा कितने एंगल में वो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका ग्राइंडर हो गया, उसके बाद ये बट वेल्डर हो गया, उसके बाद ये वेरिएबल स्पीड हैंड व्हील हो गया। तो जितना आपको स्पीड बढ़ाना है यहाँ से करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये जनरली आपको आईटीआई के वर्कशॉप में तो नहीं मिलेगा, ये जनरली आपको देखने को मिल जाएगा आप जब इंडस्ट्री में जाओगे और जहाँ पे सीट मेटल की वर्क की काम होगी वहाँ पे आपको सीट मेटल हो गया या फिर जो जॉब्स बनते हैं जैसे टूल एंड डाई का जो वर्कशॉप होता है वहाँ पे ये सब आपको मिल जाएंगे। बाकी जनरली ये देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी सवाल जो आता है इनसे आपको पार्ट नेम पूछ ली जाएंगे या फिर कंटूर शो जो होता है उसका उपयोग पूछ लिया जाएगा कहाँ पे होता है। तो अलग अलग प्रोफाइल के लिए होता है, इसमें भी डिफरेंट स्पीड होती है।
वहीं आपका जैसे हो गया सर्कुलर का, वहाँ पे कहाँ पे यूज होता है सर्कुलर का पूछ लेगा। तो जो बड़ा 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 जो क्रॉस सेक्शन का होता है उसमें यूज़ किया जाता है इसको काटने के लिए। फिर हॉरिजॉन्टल का पूछ लेगा, हॉरिजॉन्टल का कहाँ पे यूज होता है, या फिर उसके पार्ट्स के नेम पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। या पावर सो का जनरली कहाँ पे यूज होता है, जनरल कार्यों के लिए या बहुत ज़्यादा ये पसंदीदा है, ये ज़्यादा इसके पार्ट के नेम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पार्ट नेम आप ये बेसिकली याद कर सकते हो। और पूरी जे उसके बाद जैसे यहाँ पे है फिगर नंबर 5 में है, तो इसमें जैसे ये कर रहा है क्या, थोड़ा अभी ये जैसे है पूरा का पूरा आरी दिखा रहा है, ठीक है। उसमें ये ब्लेड है तो ये कंटिन्यूस कटिंग कर रहा है, और दूसरे में दे रखा है ये प्रोफाइल के साथ काट रहा है, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो, उससे क्या होगा आराम से फिर काटने में लास्ट में मटेरियल वेट इधर जो छूट जा रहा है वो लास्ट मटेरियल वेट हो गया, बाकी ये घूमता जा रहा है। और ये आपका 360 में घुमा सकते हो, ये जैसे दे रखा है ज्योमेट्री का, ठीक है। क्या है अनरेस्ट्रिक्टेड मशीन ज्योमेट्री, तो ये 360 मूवमेंट हो सकता है, तो आसानी से इसको फिर घुमा के काट सकते हैं। इसमें जैसे दिया हुआ है टूटे हुए जो काउंटर आरी ब्लेड की मरम्मत के लिए इन मशीनों में क्या होता है, ब्लेड के सिरों को ट्रिम करने के लिए एक कर्तनी होती है, जो सिरों को जोड़ने के लिए एक वेल्डिंग मशीन और वेल्डेड जॉइंट को ख़त्म करने के लिए एक छोटा ग्राइंडर लगाया रहता है। इसमें छोटा सा एक ग्राइंडर जैसे दिखाया हमने, ये जो है उसमें ग्राइंडर होता है, ठीक है। ये ग्राइंडर होता है तो उसके लिए होता है कि जब भी टूट जाएगा तो उस केस में क्या होता है, इसके सिरों को जोड़ने या वेल्डिंग जो छोटा मोटा ये वेल्डेड जोड़ होता है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे कोई भी मटेरियल आता है ना, उस पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी वैसे हो जाता है कि वेल्डिंग जॉब आ गया तो उसमें थोड़ा बहुत रह जाता है, सही से क्लीनिंग ना हुआ, तो उन चीज़ों के लिए भी वेल्डेड जो जोड़ होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए उसमें ग्राइंडर लगाया होता है, तो ग्राइंडर को आप यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हो। फिर आगे है जैसे इसमें क्या है, कोने जैसे एंगुलर काटने के लिए क्या होता है, तालिका में अलग अलग कोण का झुकाव दिया जा सकता है, अलग अलग कोण में आप लाके उसको काट सकते हो। फिर ब्लेड में एक गाइड के साथ एक माध्यम से गुजरता है तो ब्लेड को भटकने से रोकता है। इसमें जैसे दिखाया हम कि ये जैसे गाइड है, ये आपका गाइड है जो क्या होता है ब्लेड को इधर उधर जाने से रोकता है, तो प्रॉपर वो उसी लाइन पे चलेगा, उसका दूसरी जगह नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा आपका जॉब सही आएगा। जिस जगह पे आप सेट करते हो, जितने एंगल पे सेट करते हो उसी एंगल पे आपका चलता रहेगा। उसके बाद दे रखा है इन मशीनों का जो है व्यापक रूप से टूल रूम के जॉब के लिए उपयोग किया जाता है। ये जनरली क्या होता है टूल रूम में यूज होता है, जैसे मैंने अभी कहा था टूल एंड डाई का जो वहाँ पे होते हैं वर्कशॉप पे होते हैं। जैसे आप किसी प्लांट ये कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे वर्कशॉप मिलेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध मिलेगी, न कि कच्चे माल के स्टॉक को काटने के लिए। तो जो भी कच्चे माल होते हैं उनके लिए नहीं उपयोग किया जाता है, ये आपका स्पेसिफिक होती है वहाँ पे उपयोग। तो ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कच्चे माल के लिए उपयोग किया जाता है, ये जो भी होते हैं इसके जो स्पेसिफाइड होते हैं जॉब, जैसे टूल रूम में जाओगे तो वहाँ पे इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे दे रखा है मशीन काटने के दौरान जो है सावधानियाँ लेनी है उसके बारे, ठीक है। तो प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल मशीनिंग सॉइंग, जब भी आप सॉइंग कर रहे हो तब आपको क्या क्या सावधानियाँ लेनी है उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे आप जब भी आप सुरक्षा या कुशलता से काम करने के लिए कुछ सावधानियों पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे क्या होता है जब भी आप माप लेते हो मशीन में, ठीक है। जैसे यहाँ लिख रखा है किनारे के जॉब का माप लेते समय, तो जब भी आप माप लेते हो तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि मशीन जो होती है आपकी बंद हुई होनी चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है रेडियस कटिंग के बारे, ठीक है। इसमें जैसे काट रखा है ये रेडियस कटिंग में अलग अलग टाइप का इसमें प्रोफाइल को काटा जा सकता है। इसमें स्लॉटिंग दे रखी है, ये फिगर डायरेक्टली आता है ये क्या ऑपरेशन हो रहा है इसमें तो ये आपका रेडियस कटिंग हो गया, ये आपका फिगर आएगा ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है इसमें, तो ये स्लॉटिंग का है। फिर उसके बाद ये वाला आएगा, ये आएगा तो ये आपका एंगुलर कटिंग है। फिर उसके बाद ये आएगा, ये तो डॉटेल हो जाएगा या नॉचिंग हो जाएगा, ठीक है। नॉचिंग हो जाएगा। डॉटेल में क्या होता है इस तरह से आपका होता है, ये आपका डॉटेल होता है, ठीक है। इस तरह से आएगा वो आपका डॉटेल होता है। इसमें क्या हुआ ये स्ट्रेट हो गया तो इसलिए ये नॉचिंग हो गया। अब कार्य के क्या है जो सावधानियां हैं उसमें देखते हैं। तो कार्य के प्रक्षेपित सिरों को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। जो भी कार्य के जो एजेज होते हैं उनको अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसको सुरक्षा जो है मतलब क्या होगा शार्प एजेज बन जाएंगे तो उससे क्या होता है कट हो सकता है। इसलिए क्या होता है दूसरों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।
और आगे है क्या, सुनिश्चित करें कि जॉब जो है गैंगवे में ना फैले। जो भी जॉब सब बना रहे हो गैंगवे जहाँ पे चलने का है वहाँ पे ना फैले। पतले टुकड़े देते समय क्या है, आरी के दांतों को टूटने से बचाने के लिए सामग्री वाइज का सपाट रखें, उसको सपाट रखना है। ठीक है, सुनिश्चित करें कि हमेशा जो एक काटने वाला तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है उस चीज़ को एक जगह पे या एक जो जिससे सॉल्यूबल ऑयल यूज़ करा जाता है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग चीज़ें यूज़ करी जाती है उसके लिए जो है कटिंग ऑयल जो है अलग अलग यूज़ किया जाता है, तो उसके हिसाब से उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जिस मटेरियल की जो ज़रूरत होगा, जैसे आप एमएस की कटिंग करोगे तो वहाँ पे माइल्ड स्टील जो होती है उसके लिए आपका सॉल्यूबल ऑयल लगता है। फिर आप यदि एलुमिनियम की करते हो तो वहाँ पे आपका कैरोसिन लगता है। ठीक है, आगे जैसे देखते हैं तो अधिक काटने या दबाव देने से बचें। अब जैसे क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, ज़्यादा हम प्रेशर मार देते हैं तो उस केस में ब्लेड टूट सकता है। ठीक है, तो दबाव देने से बचें, उससे आपकी भी सेफ्टी बनी रहेगी, मशीन की भी सेफ्टी रहेगी। इससे क्या होता है, ब्लेड टूट सकता है और जॉब जो होता है चौकोर कट सकता है। अब जैसे काटना है वैसा ना कट के उसका एरिया क्या है, अब ज़्यादा प्रेशर दोगे तो वो ज़्यादा वाइब्रेट भी करेगा, उसके कारण क्या है ज़्यादा फोर्स भी लगाएगा, उससे क्या होगा, उसका जो जितना कटना था उससे ज़्यादा वो काट देगा तो चौकर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब एक ही लंबाई के कई टुकड़े काटने हो, एक ही लंबाई का, तो उस टाइम पे स्टॉप गेज का उपयोग करें। उससे क्या होता है कि आपका वो साइज़ फिक्स रहेगा कि यहाँ आने के बाद कट लगेगा, फिर उसके बाद अगला जॉब आएगा। तो अलग अलग टाइप की एक ही टाइप के यदि आपको 10 टुकड़े काटने हैं तो उस केस में आपका स्टॉपर लगा के यूज़ करें। स्टॉप गेज का यूज़ करने से क्या होता है, आपका एक्यूरेसी बना रहेगा, आप उसमें फिर काटने में अच्छा से सफल हो सकते हो। ठीक है, छोटे वर्क पीस को क्या है, वाइस में रखते समय समान मोटाई एक छोटे टुकड़े के विपरीत छोर पर रखना चाहिए, विपरीत छोर पे भी रखना चाहिए। उससे भी क्या होती है कि आपका डायमेंशन क्लियर रहेगा कि हाँ इतना है बोल के। ठीक है, तो वाइस को कसने पर मुड़ने से रोकेगा। आप जैसे वाइस को आप कसते हो ना, दूसरे साइड रखोगे ना वो लकड़ी का, तो वो क्या होगा, जो जॉब आपका है वो क्या ज़्यादा फोर्स लगने पे वो मुड़ सकता है, तो उस चीज़ को मुड़ने से वो रोकेगा। यदि आपका वो दूसरे साइड लकड़ी रखा हुआ है या छोटे टुकड़े जैसे सामान मोटाई एक रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा, ऐसे इसमें तो छोटा टुकड़ा क्या रखा है। ठीक है, छोटा टुकड़ा रखने पे क्या होगा, वो सुनिश्चित करें कि उससे जो भी होगा तो वाइस में आप जब टाइट करते हो तो मुड़े ना आपका जॉब। ठीक है, बाकी क्या है, मशीन निर्माता द्वारा निर्दिष्ट तेल कैन, ऑयल गन या ग्रीस गन का उपयोग करके संरक्षित विषयों पर लुब्रिकेंट करें। अब जितने भी पॉइंट्स होते हैं लुब्रिकेशन के, लुब्रिकेशन बेसिकली क्या करा जाता है, जैसे मेटल कोई भी चीज़ फ्रिक्शन होती है ना तो उससे उस मेटल घिसती है, तो उसके लिए लुब्रिकेशन दिया जाता है उसको कूलिंग करने के लिए। तो कूल रहेगी, ज़्यादा कूल रहेगी तो वो क्या होगी, घिसेगी नहीं, और साथ ही एक थिन लेयर बनाती तो आप तो एक मेटल से दूसरा मेटल भी क्या होगा, घिसेगा नहीं, तो उसमें क्या होगा, लंबी लाइफ उसमें बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या होता है, जो मशीन निर्माता होती है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसके द्वारा जो ऑयल या फिर ग्रीस या ऑयल तेल कैन दिया हुआ है उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो कोशिश करें उन चीज़ों को उपयोग करने का। ठीक है, उससे क्या होता है कि उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और लंबी चलेगी। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका देख लो, इसका पूछेगा। ठीक है, ये रेडियस कटिंग हो गया, ये स्लॉटिंग का हो गया, ये स्लॉटिंग का हो गया, ये एंगुलर कटिंग हो गया। ठीक है, ये एंगुलर कटिंग हो गया, ये नॉचिंग का हो गया, ये पार्ट्स पूछ देते हैं, पार्ट्स के नाम, ये आपका मशीन दिया रहेगा, ये कौन सा मशीन है। ठीक है, उसके बारे में पूछेगा तो कंटूर शो हो गया, इसका दिया रहेगा, हॉरिजॉन्टल बैंड शो हो गया, उसके अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, उसके बारे में पूछेगा। ये आपका सर्कुलर हो गया, सर्कुलर शो हो गया, इसके बारे आएगा। ये पावर शो का बहुत क्वेश्चन आता है, इसमें अलग अलग पार्ट के पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा वो माइक्रोमीटर का होगा। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।